औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 10 के अंदर हम एक्टोकार्पस को डिस्कस करने जा रहे हैं और एक्टोकार्पस का जो ताल्लुक़ है वो ब्राउन एल्गी से है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा डवियन फायोफाइटा से इसका ताल्लुक़ है और फायोफाइटा का ही कॉमन नेम जो है वो ब्राउन एल्गी है। क्लास आइसोजेनेरिटी, ऑर्डर एक्टोकार्पेलस, फैमिली एक्टोकार्पेसी और जीनस जो है वो एक्टोकार्पस है। अक्रंस को डिस्कस करने से पहले इसकी प्लांट बॉडी एक दफ़ा देख लेते हैं कि जो इसकी प्लांट बॉडी या एल्गल बॉडी है उसको आप दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हिस्सा है जो ज़मीन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, उसको हम प्रोस्टेट सिस्टम कहते हैं। और ये जो प्रोस्टेट सिस्टम है ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। और एक वो हिस्सा होता है जो ज़मीन से बाहर की तरफ मतलब कि उठा हुआ होता है, इरेक्ट होता है, उसको आप प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके हवाले से मज़ीद भी टर्म्स आएंगी, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अक्रंस देख लें। अक्रंस इनकी इस तरीके से है कि ये कोल्ड वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब कि जो भी समंदर वगैरह होंगे जहाँ पर ठंडा पानी होता है, उनके जो कोस्ट होती हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पर रॉक्स और स्टोन्स के ऊपर ये अटैच होते हैं। अब इनमें से कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एपीफाइट्स हैं और कुछ जो हैं वो एंडोफाइट्स हैं। एपीफाइट उनको बोलेंगे जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ग्रो करें। अब वो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बताई गई है कि एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस जो है वो स्वीडन के अंदर कुछ मछलियाँ होती हैं, उनके फिन्स के ऊपर ग्रो करती हैं, तो डैट्स वाई उनको हम एपीफाइट्स कहते हैं। और एक एंडोफाइट की भी एग्जाम्पल बताई गई है कि एक्टोकार्पस डर्मोनेमनिस। ठीक है, ये एंडोफाइटिक है, मतलब कि ये प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो कर रही होती है। और बहुत ही कम स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फ्री फ्लोटिंग हो। ज़्यादातर जो ब्राउन एल्जीज होती हैं वो हमें अटैच फॉर्म के अंदर ही मिलती हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे वो अटैच होती हैं। यहाँ पर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस किया गया है। इसके वाले से हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये यूनिसिरेट होते हैं। अब यूनिसिरेट किसे कहते हैं? यूनिसिरेट उसको बोलते हैं कि जिनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल्स से मिलकर बनी हो, मतलब कि सेल के ऊपर सेल, फिर एक सेल, और इस तरीके से पूरा एक फिलामेंट बन जाए, तो उसको आप यूनिसिरेट फिलामेंट कहते हैं। उसके अलावा ये हेट्रोट्राइकस हैं। हेट्रोट्राइकस इनको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनके अंदर दो तरह से फिलामेंट के सिस्टम होते हैं, जो हम देख कर अभी आए हैं कि प्रोस्टेट सिस्टम है और साथ में प्रोजेक्टिंग सिस्टम है। ठीक है, इस सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को हम डायग्राम के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हैप्लॉइड भी होते हैं, डिप्लॉइड भी होते हैं, और दोनों तरह के भी मतलब कि एक साथ जो है वो मौजूद हो सकते हैं। अब ये कैसे है, इसको हम इस डायग्राम के साथ जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम जो है वो ड्रा की है। सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस जो है वो शो किया गया। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसे हमने प्रोस्टेट सिस्टम कहा गया। ठीक है, और इसका जो ऊपर वाला सारा सिस्टम है इसको हम प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये जो आपको प्रोस्टेट सिस्टम दिखाई दे रहा है, इनसे धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, उन्हें हम राइजॉइड्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप और ये सेप्टेट होते हैं, आपको इनके अंदर सेप्टा भी जो है वो दिखाई दे रहा है। और जो प्रोजेक्टिंग सिस्टम है, आप देखें कि सेल के ऊपर एक सेल, फिर उसके ऊपर सेल, और मतलब कि ये सिंगल सेल करते करते पूरा एक फिलामेंट बना हुआ है। डैट्स वाई इनको हम यूनिसिरेट फिलामेंट भी कहते हैं। और इनकी जो है वो इनके अंदर ब्रांचिंग वगैरह मौजूद होती है। अब ब्रांचिंग वगैरह तो ठीक है, लेकिन इनकी जो ब्रांचेज हैं इनके ऊपर दो तरह के स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। ठीक है, इनको डिटेल से भी हमने देखना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें कि एक जो स्पोरेंजिया होता है उसको कहते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। ठीक है, अब इसका नाम बता रहा है कि एक ऐसा स्पोरेंजिया जिसके अंदर एक ही खाली जगह है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। जबकि जो दूसरी तरह का स्पोरेंजिया होता है उसे हम कहते हैं प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया, जिसके अंदर आप कंप्लीट मतलब कि बहुत ही आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि ज़्यादा खाने बने होते हैं। ठीक है, जो यूनिलोकुलर है उसके अंदर एक ही खाना है, एक ही स्पेस है, जबकि जो प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो स्पेसिस हैं, बहुत ज़्यादा जो बॉक्सेस हैं, खाने हैं, वो ज़्यादा बने होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक और बात ऐड कर लें कि ये जो प्रोस्टेट सिस्टम के ऊपर जो निकला होता है इरेक्ट जो बॉडी होती है, जिसको हम प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहते हैं, इसकी बेस के ऊपर भी कुछ धागे, मतलब कि राइजॉइड्स नुमा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो निकले होते हैं, और उन्होंने इस जो बेस होती है उसको कवर किया गया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पर डायग्राम अटैच की है सेल स्ट्रक्चर की, कि इनका सेल किस तरीके से होता है।
सिंपल सबसे पहली बात ये है कि ये इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है, मतलब ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। उसके अलावा इनकी सेल वाल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनके अंदर 3 लेयर्स होती है, ठीक है, और इनकी जो सेल वाल होती है उनके अंदर 2 केमिकल्स जो हैं वो बड़े ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं, एल्गिन और फ्यूकॉइडन, ठीक है, इनकी सेल वाल के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मतलब मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्रोमेटोफोर मैंने लेबल किया है ये किस तरीके से एक रिबन की शक्ल के अंदर यहाँ पर क्रोमेटोफोर्स जो है वो मौजूद है, और इन क्रोमेटोफोर्स के साथ जो है वो ये पायरेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर और ऑर्गेनेलिज ड्रा नहीं की गई, लेकिन इसके वाले से याद रखिएगा कि इसके अंदर बाकी सारी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज हैं वो मौजूद होती हैं। तो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस हमने किया, साथ में सेल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है, जिसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर लिखी गई है। इसी तरीके से हमने बात की है कि यूनिन्यूक्लिएट है, सेल वाल जो है वो 3 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, ठीक है, पैक्टिक और सेलुलोज की सेल वाल बनी होती है। उसके अंदर एल्गिन और फ्यूकॉइडन जो है वो केमिकल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसकी वजह से जेल लाइक जो सब्सटेंस है, मतलब कि जो ब्राउन एल्गी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बनती है इसके अंदर। इनके अंदर जो क्रोमेटोफोर्स है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं, और इन क्रोमेटोफोर्स के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फ्यूकोजेंथिन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसका गोल्डन ब्राउन कलर आता है, डेट्स वाई इनको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। दूसरे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इनके अंदर वो क्लोरोफिल ए है, सी है, बीटा कैरोटीन्स है, और साथ में ज़ैंथोफिल्स होते हैं। और साथ में लिखा हुआ है कि इनके अंदर पायरेनॉइड लाइक बॉडीज़ जो है वो मौजूद होगी, जो फूड स्टोरेज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और बाकी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज जो हैं वो इनके अंदर मौजूद होती हैं। अब सेल स्ट्रक्चर के बाद हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को देखने लगे हैं। अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर याद रखिएगा कि इनके अंदर 2 तरह के स्पोरेंजिया हैं, ठीक है, एक यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है और एक जो है वो प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बनता कैसे है, उसके अंदर स्पोर्स कैसे होंगे, और वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं। ये पूरा जो टॉपिक है या सब टॉपिक है इसको हम डायग्राम से समझने लगे हैं। तो ये जो नीचे डायग्राम्स है अब इनको हम गौर से देखते हैं। सबसे पहली जो डायग्राम है वो हमारे पास ये दिखाती है कि ब्रांच से, मतलब कि जो मेन एक्सिस है उससे एक एक सेल निकलता है जिसको हम एपिकल सेल कह सकते हैं, ठीक है, या स्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहते हैं, कि जिससे आगे चल के जो है वो स्पोरेंजिया बनना है। अब उसके अंदर एक डिवीजन हुई है, ठीक है, दूसरी डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि इस स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर क्या हुई है जी, एक डिवीजन हुई है, और अब इससे 2 सेल बन गए। एक जो है वो बेस वाला सेल जो है जिसको स्टार्क सेल भी कह सकते हैं, और एक टिप वाला सेल जो है वो बन गया। अब देखते ही देखते थर्ड डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि जो टिप वाला सेल है वो बड़ा हो गया, ठीक है, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया, वो ग्लोब लाइक हो गया। इसके अंदर साइटोप्लाज्म की तादाद ज़्यादा होगी, इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जो फोर्थ डायग्राम है उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से इस एक न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस का प्रोसेस हुआ है। आप देख सकते हैं कि एरो के नीचे मैंने मियोसिस लिखा है, और हम जानते हैं कि जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो उससे फिर न्यूक्लियस जो है वो पहले एक था, तो अब वो 4 न्यूक्लियस हो गए, और साथ में ये हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर माइटोसिस होगी, इन 4 न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होती है, और देखते ही देखते इस एक स्पोरेंजिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा हम ये यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्पोरेंजिया जिसके अंदर एक ही स्पेस है खाली, और उसके अंदर ये सारे न्यूक्लियस जो हैं वो मौजूद हैं। अब डायग्राम 5 से हम डायग्राम 6 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। डायग्राम 6 के अंदर ये बताया गया है कि हर न्यूक्लियस अपने गिर्द थोड़े से क्रोमेटोफोर्स, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है वो पैक कर लेगा, और जब ये पैक करेगा तो इस तरीके से ये स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और एक और बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो स्पोर्स इसके अंदर बन रहे हैं इनको हम मियोजू स्पोर्स कहते हैं। अब मियोजू स्पोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं, ठीक है, डेट्स वाई इनको हम मियोजू स्पोर्स कहते हैं। डायग्राम 7 के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है इसकी जो टिप है वो रप्चर होती है, और इसमें से जो मियोजू स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। और डायग्राम 8 के अंदर ये मियोजू स्पोर्स हम दिखा रहे हैं कि ये किडनी की तरह के स्पोर्स होते हैं। इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, इनका ऊपर वाला फ्लैजेला उसका साइज़ बड़ा होता है, और जो नीचे वाला फ्लैजेला होता है उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। जो ऊपर वाला फ्लैजेला होता है वो एंटीरियर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो नीचे वाला फ्लैजेला होता है वो पोस्टीरियर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो मियोजू स्पोर्स हैं इनको हम गोनोजू स्पोर्स भी कहते हैं,
ठीक है। और याद रखिएगा क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं तो डेट्स वाई ये हैप्लॉइड होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मियोजूस्पोर्स हैं या जो गोनोजूस्पोर्स हैं वो किस तरीके से जर्मिनेट करते हैं। तो सबसे पहला काम इनका ये होना है कि इनके दोनों फ्लैजेला जो है वो उतर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही दोनों फ्लैजेला उतर जाते हैं तो इनके बाहर जो है वो एक मैस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जो आप डायग्राम 10 के अंदर देख रहे हैं कि वो एक जेली लाइक मटेरियल जो है इसके गिर्द जो है वो इकट्ठा हो गया। डायग्राम 11 के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मियोजूस्पोर के अंदर या गोनोजूस्पोर के अंदर एक डिवीजन होती है, एक सेप्टा बनता है, और उस सेप्टा बनने से एक जर्म ट्यूब जो है वो इससे ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। आप डायग्राम 11 के अंदर देख सकते हैं कि जर्म ट्यूब जो है वो निकल रही है, और बाद में कुछ देर के बाद ये जर्म ट्यूब बार बार डिवाइड करती है, और डिवाइड करके इससे जो है वो प्रोस्टेट सिस्टम बन जाएगा, और इन्हीं प्रोस्टेट सिस्टम की ब्रांचेस में से एक ब्रांच में से जो है वो प्रोजेक्टिंग सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। तो जो डायग्राम 12 के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी एक बॉडी जो है वो बन जाएगी। और याद रखिएगा ये जो बॉडी होती है ये गमीटोफाइटिक बॉडी होती है क्योंकि ये हैप्लॉइड है। एक दफ़ा मैं दोबारा से जो है वो इसको रिपीट करने लगा हूँ तो इसको गौर कीजिएगा। डायग्राम 1 के अंदर स्पोरेंजियल इनिशियल, उसके अंदर डिवीजन हुई, उसका जो टिप वाला सेल था उसका साइज़ इंक्रीज़ किया, उसके अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा हुए, उसके अंदर क्रोमेटोफोर्स ज़्यादा बन गए, मियोसिस का प्रोसेस हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए। अब उन 4 की तादाद जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो बार बार माइटोसिस होती है, और बार बार माइटोसिस होने की वजह से डायग्राम 5 के अंदर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस जो है वो बन जाएंगे। डायग्राम 6 के अंदर हमने दिखाया कि जो ये न्यूक्लियस है ये अपने गिर्द थोड़े से क्रोमेटोफोर्स, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है वो रख कर पैकिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब पैकिंग होती है तो इन्हीं स्पोर्स को हम मियोजूस्पोर्स कहते हैं। इनको मियोजूस्पोर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मियोसिस की वजह से बने होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो इनके जो स्पोर्स की शक्ल होती है वो किडनी लाइक होती है। 2 फ्लैजेला होते हैं, एक एंटीरियर फ्लैजेला, एक पोस्टीरियर फ्लैजेला। इन मियोजूस्पोर्स को आप गोनोजूस्पोर्स भी कहते हैं। जब ये जर्मिनेट करने लगते हैं तो इनके दोनों फ्लैजेला उतर जाते हैं, इनमें से एक जर्म ट्यूब बनती है, वो जर्म ट्यूब डिवाइड होकर प्रोस्टेट सिस्टम बनाती है, और उसी प्रोस्टेट सिस्टम से जो है वो प्रोजेक्टिंग सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये मियोजूस्पोर्स से हैप्लॉइड थे तो जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये गमीटोफिटिक बॉडी जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने जो डिस्कशन की है ये हमने डिस्कशन किया है कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया कैसे बनेगा, और उसके अंदर जो मियोजूस्पोर्स बनते हैं वो किस तरीके से जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हमने यहाँ से डिस्कशन किया यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और साथ में जर्मिनेशन ऑफ मियोजूस्पोर्स। अब जो प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया है वो किस तरीके से बनता है। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखने लगे हैं कि किस तरीके से प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया जो बनेंगे, ठीक है। डायग्राम 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि एक डिप्लॉयड बॉडी है, ठीक है, उससे जो है वो एक स्पोरेंजियल इनिशियल बन रहा है, ठीक है। अब उस स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर जो है वो डिवीजन हुई है। अब डिवीजन होने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी जो वो एपिकल जो सेल है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब उसका जब साइज़ इंक्रीज़ हुआ है तो इसके साथ जो कुछ क्रोमेटोफोर्स भी बढ़ गए हैं। अब जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें यहाँ पर मियोसिस हुई थी, लेकिन इसमें मियोसिस नहीं हुई, इसमें माइटोसिस होगी। अब जब माइटोसिस होती है तो ट्रांसफ़र डिवीजन होती है। आप देख सकते हैं कि पहले एक ही न्यूक्लियस था, और अब देखें इसमें कितने ज़्यादा सेल्स बन गए, ठीक है, ट्रांसफ़र डिवीजन की वजह से। अब जो डायग्राम 4 है उसके अंदर दिखाया जाता है कि दोबारा से माइटोसिस होगी, लेकिन अब लेटरल डिवीजन होती है, और उस लेटरल डिवीजन की वजह से आप देख सकते हैं कि इस स्पोरेंजिया के अंदर अब कितने ज़्यादा ब्लॉक्स, कितने ज़्यादा खाने बन गए। डैट्स वाई इसको हम प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया कहते हैं। जबकि जो पहले वाला था उसको हमने यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया कहा था, तो उसके अंदर एक ही खाली स्पेस होती है, जबकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिस बन गई हैं। लेकिन अब ये जो प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया ये बन तो गया है, लेकिन अब हर सेल जो है वो मेटामॉर्फोसिस करेगा, ठीक है, अपनी शेप चेंज करेगा, और शेप चेंज करके इसके अंदर स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जू स्पोर्स। और वो कैसे जू स्पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइटोजू स्पोर्स कहते हैं। अब इसमें सिंपल सी बात है, क्योंकि ये माइटोसिस से बने हैं तो डेट्स वाई इसको हम माइटोजू स्पोर्स कह देते हैं, ठीक है। और वो मियोसिस से बने थे तो उनको हमने मियोजू स्पोर्स कह दिए थे। अब इनके अंदर भी जो स्पोरेंजियम होता है वो रप्चर होता है, और इसमें से भी जो है वो माइटोजूस्पोर्स जो है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अब माइटोजूस्पोर्स भी बिल्कुल मियोजूस्पोर्स की तरह ही दिखते हैं,
लेकिन फ़र्क क्या है कि जो मियोजूस्पोर्स थे वो हैप्लॉइड थे, जबकि माइटोजूस्पोर्स जो है वो डिप्लॉइड होते। मियोजूस्पोर्स को आपने जो है वो गोनोस्पोर्स भी बोला था, ठीक है, गोनोजूस्पोर्स बोला था, जबकि माइटोजूस्पोर्स का दूसरा नाम जो है वो न्यूट्रल स्पोर्स है। इसकी जर्मिनेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से होती है कि दोनों फ्लैजेला उतर जाएंगे, जेली लाइक मैस बन जाएगा, इसके अंदर एक सेप्टा बनता है जिसके मतलब कि एक जर्म ट्यूब बनना शुरू हो जाती है। वो जर्म ट्यूब डिवाइड करके जो है वो प्रोस्टेट सिस्टम बनाती है, और उसी प्रोस्टेट सिस्टम से आगे जो है वो प्रोजेक्टिंग सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया बनता है, और उसके अंदर जो माइटोजूस्पोर्स हैं वो किस तरीके से आगे बॉडी बनाते हैं जो कि एक स्पोरोफाइट है। जबकि दूसरी डायग्राम जो हमने देखी थी उसके अंदर गमीटोफाइट बनता है, ठीक है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लास्ट के ऊपर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनता है। तो ये हमने इन दोनों डायग्राम्स की मदद से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा है, ठीक है, कि मतलब कि इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। दो तरह के स्पोरेंजियम होते हैं, एक यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और एक जो है वो प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया। अब जो लास्ट के ऊपर टॉपिक है वो है जी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होनी है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से, इसको भी हम डायग्राम से पढ़ते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होती है प्लूरीलोकुलर गमेटेंगिया के अंदर, ठीक है, गमेटेंजिया। अब याद रखिएगा कि जो प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजियम है और प्लूरीलोकुलर गमेटेंजिया है ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन दिखते एक जैसे हैं। लेकिन आप इसका फ़र्क किस तरीके से बता सकते हैं, पहला फ़र्क नोट करें। पहला डिफरेंस ये है कि ये जो प्लूरीलोकुलर गमेटेंगिया है ये बनते हैं गमीटोफाइट के ऊपर, जबकि जो प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया है वो बनते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। तो ये पहला डिफरेंस है, ठीक है। अब जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड बॉडी है, गमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड बॉडी है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है साथ में। तो पहला जो है पहली डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गमेटेंगिया इनिशियल है, ठीक है, उसके अंदर डिवीजन होती है, उसका एपिकल सेल जो है वो मौजूद होता है, उस एपिकल सेल के अंदर जो है वो डिवीजन होगी, ठीक है, लेटरल डिवीजन होती है उसके अंदर, और उसी तरीके से फिर जो है वो वेंट्रल डिवीजन्स भी होती हैं इसके अंदर, और देखते ही देखते ये प्लूरीलोकुलर गमेटेंगिया बन गया। अब इसके अंदर हर जो ब्लॉक है, हर जो सेल है वो मेटामॉर्फोसिस शो करेगा, वो अपनी शक्ल चेंज करेगा, और डायग्राम 5 के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो गैमीट्स बन गए, ठीक है, क्योंकि ये गमेटेंगिया है तो इसके अंदर स्पोर्स नहीं बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, और उन गैमीट्स को आप कहते हो जूगमीट्स, ठीक है। अब जब दो जूगमीट्स, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, तो जब दो जूगमीट्स आपस में मिलेंगे तो उससे एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, जो आप डायग्राम 8 के अंदर आप देख सकते हैं। और यही जो 8 डायग्राम के अंदर जो है जाइगोट है ये डिवाइड करेगा, और क्योंकि ये डिप्लॉइड है तो ये आगे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर देगा। तो इसके अंदर इस तरीके से सिंपली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। अगेन अगर आपने इसकी डायग्राम्स अच्छे से तरीके से कर ली तो आप ये पूरा टॉपिक जो है वो खुद लिख सकते हैं, सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जिनके अंदर आइसोगैमी है। अब आइसोगैमी क्या है कि उनके अंदर सेम तरह के गैमीट्स बनते हैं, मतलब कि आप बिल्कुल भी उसके अंदर फ़र्क नहीं बता सकते कि दोनों गैमीट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, कि मतलब कि बिल्कुल अलाइक होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। वो एक ही बॉडी के ऊपर बन सकते हैं या डिफरेंट गमेटेंगिया से भी आ सकते हैं, ठीक है। वो सेम गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं तो उसको आप आइसोगैमी कह देते हैं। एक होती है क्लम्प फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, या फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी भी कह सकते हैं। अब फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फंक्शन। अब इसमें दो गैमीट्स जो बनते हैं वो दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है, उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किस तरीके से, कि वो गैमीट जो बड़ा एक्टिव नज़र आता है आप उसको मेल गैमीट कह देते हो, और वो गैमीट जो मतलब लेस एक्टिव होता है, मतलब कि देखते ही देखते वो किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर, किसी जगह के ऊपर जाकर सेटल हो जाता है, आप उसको फीमेल गैमीट कहते हो, ठीक है। अब जो मेल गैमीट होता है वो क्या करता है कि जो उसका एंटीरियर फ्लैजेला होता है वो फीमेल गैमीट के साथ अटैच करता है और उसको अपने करीब कर लेता है, कंट्रैक्ट करके फीमेल गैमीट को अपने पास बुला लेता है या अपने करीब कर लेता है, और जो दोनों गैमीट्स हैं फिर बाद में फ्यूज़ करते हैं। और ये जो मतलब कि मेथड है जिसके अंदर मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट को अपने साथ अटैच करके तो अपने करीब करता है, इसको आप क्लम्प फॉर्मेशन कह देते हैं, ठीक है, सिंपली।
मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी, ये बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो गैमीट्स हैं वो एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। इवन के गैमेटेंगिया भी डिफरेंट होते हैं। कुछ जो है वो स्मॉलर जो है वो माइक्रोगैमेटेंगिया होते हैं, एक होते हैं मेगा गैमेटेंगिया। जो माइक्रोगैमेटेंगिया होंगे उनके अंदर छोटे गैमीट्स बनेंगे जिनको हम माइक्रोगैमीट्स कहते हैं, और जो मेगा गैमेटेंगिया है उसके अंदर बड़े गैमीट्स बनेंगे जिनको हम मैक्रोगैमीट्स कहते हैं। तो सिंपली ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म्स हैं, आइसोगैमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी है। लास्ट के ऊपर हम देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो सारी बातें हमने की हैं इसको हम एक ग्राफ की शक्ल में बना सकते हैं कि किस तरीके से स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट और गमीटोफाइट से दोबारा से स्पोरोफाइट बनता है। तो सिंपली हमने पढ़ा है कि जो स्पोरोफाइट की बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। तो पहली बात नोट कर ली। उसके बाद स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर दोनों तरह के स्पोरेंजिया होते हैं, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी और प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया भी, ठीक है। जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है उसके अंदर मियोजूस्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, जो आगे चल के क्या बना देते हैं, गमीटोफाइट बना देते हैं। जबकि जो प्लूरोलोकुलर जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर माइटोजूओस्पोर्स बनते हैं जो दोबारा से क्या बना देते हैं, स्पोरोफाइट बना देते हैं, सिंपल। अब गमीटोफाइट की तरफ आ जाए। गमीटोफाइट की बॉडी के ऊपर बनता है प्लूरी लोकुलर गमेटेंकिया, ठीक है। उसके अंदर जो है वो दो जूगमीट्स बनेंगे, एक मेल हो सकता है एक फीमेल होता है। अब जब दोनों फ्यूज़ करते हैं वो क्या बना देता है, स्पोरोफाइट बना देता है। लेकिन एक और बात आपने नोट करनी है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो प्लूरी लोकुलर गमेटेंगिया है उसके अंदर जो जूगमीट बनता है उसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस हो जाती है, मतलब कि वो सिंगल गमीट ही डेवलप करना शुरू कर देता है। अब जब वो सिंगल गमीट ही मतलब कि हैप्लॉइड है वो डेवलप करना शुरू करता है तो वो बगैर किसी फ्यूजन के, बगैर किसी दूसरे गमीट के डेवलप करता करता दोबारा से क्या बना देगा, गमीटोफाइट बना देता है, ठीक है। तो अगर तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आया है तो ये जो ग्राफिकल लाइफ साइकिल है इससे आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके वाले से कोई आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। बाकी जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हम क्लास के अंदर लाजमी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।